हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडीज अड्डा यूट्यूब चैनल पर ट्रिपल सी की प्रैक्टिस क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने 33 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके समझा था और सॉल्व किया था। आगे की वीडियो में हम 34th क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 34th क्वेश्चन में पूछा गया है, ब्लूटूथ की खोज किसने की थी। आपको बताना है कि ब्लूटूथ की खोज किसने की थी। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, मार्टिन कूपर, एप्पल, स्टीव जॉब्स और एरिक्सन। इसमें आपको बताना है कि किसने ब्लूटूथ की खोज की थी। आप क्वेश्चन के साथ साथ ही आंसर देने का प्रयास करें। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आंसर हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ उससे जुड़े हुए कई प्रश्नों को एक्सप्लेन करेंगे ताकि इससे जुड़े हुए प्रश्न आपको तैयार हो जाएं। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है एरिक्सन। एरिक्सन वो पर्सन थे जिन्होंने ब्लूटूथ की खोज की। ब्लूटूथ से पहले इंफ्रारेड का इस्तेमाल हो रहा था फाइल्स को शेयर करने के लिए। इसका ब्लूटूथ आया, अभी वाईफाई चल रहा है, लेकिन ब्लूटूथ की खोज की अगर बात करें तो इसको एरिक्सन ने किया था। 35th क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है, टेलीफोन नंबर, जन्मतिथि और ग्राहक का नाम, ये सब किस चीज़ के उदाहरण हैं। मान लिया अगर आप कोई फाइल बनाते हो, कोई चीज़ बनाते हो जिसमें आप किसी का नंबर डाल रहे हो, उसका नाम डाल रहे हो, उसकी जन्मतिथि डाल रहे हो, ये सारी चीज़ों को आप एक सूचीबद्ध कर रहे हो, टेबल में डाल रहे हो, तो उसे आप क्या बोलोगे। फाइल बोलोगे, रिकॉर्ड बोलोगे, डाटाबेस बोलोगे या सिर्फ डाटा बोलोगे। आपको बताना है कि अगर हम किसी फाइल में, किसी चीज़ में, किसी रिकॉर्ड में हम जन्मतिथि, ग्राहक का नाम और टेलीफोन नंबर, ये सारी चीज़ें हम सूचीबद्ध कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो उसको हम फाइल बोलेंगे, रिकॉर्ड बोलेंगे, डाटाबेस बोलेंगे या डाटा बोलेंगे। यहाँ पर सही आंसर है कि हम उसे एक रिकॉर्ड बोलेंगे। किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में उसकी डिटेल्स को नोट करना, यह ना तो फाइल कहा जाता है ना तो डाटाबेस कहा जाता है, इसे कहते हैं रिकॉर्ड। यह उस चीज़ का रिकॉर्ड है या उस व्यक्ति का रिकॉर्ड है। उसका फ़ोन नंबर, उसकी जन्मतिथि, उसका नाम, उसका कास्ट, उसका सरनेम, उसका सिटी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इनको हम अगर सूचीबद्ध कर रहे हैं, एक रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे रिकॉर्ड। किसी भी व्यक्ति का ये क्या है, एक रिकॉर्ड है। तो ऐसी सूची को या ऐसे इन्फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, रिकॉर्ड। और इसके पूरे ग्रुप को हम डाटाबेस कह लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, उसको देखेंगे। 36 क्वेश्चन, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया। वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स या माइक्रो प्रोसेसर्स। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम बाकी चीज़ों को जान लेंगे कि कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियाँ थीं। तो अगर कंप्यूटर के विकास के क्रम को देखा जाए तो कंप्यूटर की कुल 5 पीढ़ियाँ हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और पाँचवीं पीढ़ी। तो कुल मिला के कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हैं। अगर उन्हें हम उनके विकास के क्रम में देखें तो अब प्रथम पीढ़ी की बात करें तो प्रथम पीढ़ी की शुरुआत लगभग 1945-46 में हुई और 54-55 तक इसका काल चला। इस समय कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, जो कि उतने कैपेबल नहीं थे, पर स्टार्टिंग की जो पीढ़ी थी या पहली पीढ़ी कही जाए, फर्स्ट जनरेशन जो थी, उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। सेकेंड की बात करें तो लगभग 1955 से लेकर 1964-65 तक ये काल माना जाता है, लगभग 10 सालों का काल इसको माना जाता है द्वितीय पीढ़ी या सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब इसमें अंतर क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके वहाँ पर ट्रांजिस्टर्स ने अपना स्थान बना लिया और फिर ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल होने लगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम पीढ़ी में किसका इस्तेमाल हुआ, तो आप बताएंगे वैक्यूम ट्यूब। दूसरी पीढ़ी में या सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर्स में किसका इस्तेमाल किया गया, तो वो थे ट्रांजिस्टर्स। उसके आगे आता है थर्ड जनरेशन, लगभग 1966-65 से लेके 1975-76 तक थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर चला, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी चली। अब इसमें क्या अंतर हुआ था, ट्रांजिस्टर्स को ओवरकम करके इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गई, जिन्हें हम आईसी बोलते हैं, आईसी शॉर्ट फॉर्म में, और फुल फॉर्म में इसे इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। तो इनका विकास हुआ और कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट ने बहुत ही ज़्यादा विकास किया, बहुत ही ज़्यादा इसे कैपेबल बना दिया। एक तरह से कहा जाए तो आज की जो जनरेशन है उसकी आधार या उसकी नींव जो है वहाँ से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैपेबल थे। आईसी जितने भी थे बहुत ज़्यादा कैपेबल थे और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गए थे, कंप्यूटर को फास्ट कर दिया था।
तो इस तरह से कहेंगे कि अगर थर्ड जनरेशन का बेस पूछें या थर्ड जनरेशन में क्या लगा हुआ था, तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगी हुई थी या आईसी लगी हुई थी। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। तो 1975, लगभग 1975 से लेकर 1989 तक ये समय था फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का। अब कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में क्या बदलाव हुए या क्या विशेष था, तो वो थे माइक्रो प्रोसेसर्स। चौथी जनरेशन में जब से माइक्रो प्रोसेसर्स कंप्यूटर में लगने लगे, वहाँ से ही हमने कंप्यूटर्स की चौथी पीढ़ी मान ली। और ये माइक्रो प्रोसेसर्स बहुत ही ज़्यादा कैपेबल हैं। ये मिलियंस इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं मात्र 1 सेकेंड में या 1 मिली सेकेंड में। तो ये बहुत ज़्यादा कैपेबल हो गए, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए, बहुत ज़्यादा रिलायबल हो गए। इतना से कहा जाए कि अपनी तीनों पीढ़ियों से बहुत बेटर हो गए माइक्रो प्रोसेसर्स के आने के बाद। तो चौथी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया जो कि बहुत ज़्यादा कैपेबल थे। तो 1975 से लेकर लगभग 1989 तक इसे माना जाता है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की, उसमें क्या विशेष है। तो फिफ्थ जनरेशन जो आज चल रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन है। 1990 से लेकर अभी तक की जो जनरेशन है वो फिफ्थ जनरेशन ही है। अभी भी हम फोर्थ जनरेशन का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर की कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। सामान्यतः अगर देखा जाए तो जन सामान्य केवल फोर्थ जनरेशन का ही इस्तेमाल कर रहा है। फिफ्थ जनरेशन का अर्थ है जिस कंप्यूटर में एआई इंटीग्रेटेड कर दिए गए या एआई जिनमें इनबिल्ट कर दिए गए, उन्हें हमने कहा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो अभी भी एआई की जो फैसिलिटी है वो सामान्य लोगों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रही है। फिर भी अभी का जो समय है वो एआई का है, या एक तरह से कहें फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो एआई बेस्ड है, या उसमें विशेष क्या है, उसमें एआई बेस्ड है। तो 5 चीज़ें आप याद कर लेंगे। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर्स और फिफ्थ जनरेशन था एआई। था नहीं, है, फिफ्थ जनरेशन चल रहा है एआई। फुल फॉर्म में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पर पूछा गया है तीसरी पीढ़ी के बारे में। तो तीसरी जो पीढ़ी है वो डिपेंड करती थी, या उसमें जो विशेष था वो था इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी। तो यहाँ आपका आंसर जो है वो सी सही होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। आगे 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंटर की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने के लिए कितने प्रयुक्त किए होते हैं। मतलब प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है, प्रिंटर कितना अच्छा प्रिंट करेगा या कितना बुरा प्रिंट करेगा, कैसा प्रिंट करेगा, इसको किस पर डिपेंड किया जाता है, ये किस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर दिया गया है पिक्सल, डीपीआई, पेपर या पीपीएम। वैसे तो सभी पर डिपेंड करता है। जैसे पेपर आपका बहुत ख़राब है तो प्रिंटिंग बहुत अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन कुल मिलाकर ये प्रिंटिंग की क्वालिटी को, प्रिंटर की क्वालिटी को डिफाइन नहीं करते हैं। प्रिंटिंग की क्वालिटी को तो सभी डिफाइन करते हैं, लेकिन प्रिंटर की क्वालिटी को डिफाइन नहीं करते। प्रिंटर की क्वालिटी किस पे बेस्ड होती है वो हम जानेंगे। वो होती है डीपीआई पर। फुल फॉर्म में कहें तो डॉट्स पर इंच, मतलब 1 इंच में कितने डॉट बनाता है कोई प्रिंटर, वही उसकी गुणवत्ता का पैमाना है या गुणवत्ता का मेजरमेंट है। डीपीआई जितना अधिक होगा, प्रिंटिंग क्वालिटी उतनी ही अधिक होगी, उतनी ही अच्छी होगी, और आपका जो फोटो होगा, आपकी जो इमेज होगा, प्रिंट आउट होगा, जो भी हो, टेक्स्ट हो, इमेज हो, जो भी प्रिंट आउट आप निकालेंगे उसकी क्वालिटी जो है वो उसी हिसाब से होगी जिस हिसाब से आपके प्रिंटर की डीपीआई है। 38वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से परमानेंट मेमोरी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रोम, रैम, सीडी रोम या सीपीएल। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा है जो परमानेंट मेमोरी है। तो यहाँ पर रैम तो कंफर्म है कि रैम परमानेंट नहीं होता है, टेम्परेरी होता है या अस्थायी मेमोरी में आता है। सीडी रोम को भी हम दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, रीड एंड राइट दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो ये एक तरह से अस्थाई ही होता है, लेकिन इसको भी अस्थाई की श्रेणी में हम रख सकते हैं। बट यहाँ पर अगर देखें सबसे अस्थाई की बात की जाए तो सबसे अस्थाई होता है रोम। रोम में लिखी गई डाटा को मिटाया या दोबारा लिखा नहीं जा सकता है, इसीलिए रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी है। तो कुल मिलाकर अगर परमानेंट और टेम्परेरी मेमोरी की बात होती है तो रैम टेम्परेरी मेमोरी है और रोम परमानेंट मेमोरी है। रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं और रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल पूछा जाए तो वोलेटाइल रैम है और नॉन वोलेटाइल रोम है। तो यहाँ पर आपका आंसर ए रोम बिल्कुल करेक्ट है, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी
CD की बात करें तो कॉम्पैक्ट डिस्क, तो एक तरह से रोम जो है वो आपका परमानेंट मेमोरी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। नीचे दिए गए में हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। मीन्स यहाँ पे 3 हैं जो हार्डवेयर हैं और एक है जो हार्डवेयर नहीं है। अब हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जिनको हम एक तरह से बना सकते हैं, अगर वो रिपेयर कर सकते हैं, मीन्स फिजिकल पार्ट्स जो होते हैं, जो जिनका कुछ आकार आकृति होती है, जिनको हम निकाल या रख सकते हैं, इस तरह से कहें कि टच कर सकते हैं, ऐसे जो पार्ट्स होते हैं उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। मीन्स जैसे इसमें रैम लगा हुआ है, रैम को निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, पकड़ सकते हैं। रोम लगा हुआ है, उसमें मदरबोर्ड लगा हुआ है, हार्ड डिस्क लगी हुई है, कैबिनेट लगा हुआ है, या ग्राफिक कार्ड लगे हुए हैं, प्रोसेसर लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हार्डवेयर है, जिनको हम, जो फिजिकल रूप उसका है वो हार्डवेयर, भौतिक रूप जो उसका है वो हार्डवेयर है। और ऐसी चीज़ें, कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिनको हम केवल यूज कर सकते हैं, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता है, उन्हें हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, मीडिया प्लेयर, पेंट, नोट पैड, वर्ड पैड, या उसमें वीडियो एडिटर, वीडियो मेकर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जिनको हम यूज़ तो करते हैं, पर अगर हम चाहें तो उनको हम पकड़ या छू नहीं सकते हैं। हम जब भी टच करेंगे तो हम स्क्रीन को टच करेंगे, और स्क्रीन को टच करते हैं तो स्क्रीन क्या है? स्क्रीन हमारी हार्डवेयर है, लेकिन स्क्रीन के अंदर जो चीज़ें हैं उनको ना हम बाहर निकाल सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना छू सकते हैं। अगर हमको लगता है कि हम स्क्रीन को टच कर रहे हैं तो हम अंदर के फिगर को टच कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। स्क्रीन को हटा दिया जाए तो कोई फिगर नहीं है वहाँ पे। तो इसीलिए जो अंदर की चीज़ें, यानी कि जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करते हैं लेकिन हम उनको, उनका कोई भौतिक रूप नहीं होता, उनको हम टच नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर। और बाकी जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं या भौतिक रूप होता है उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो माउस एक फिजिकल चीज़ है, इसे हम कहते हैं, इसे हम हार्डवेयर कहेंगे। अगला हम बी देखते हैं, बी है ऑपरेटिंग सिस्टम। सी है प्रिंटर, प्रिंटर भी एक भौतिक रूप रखता है अपना, तो प्रिंटर भी क्या है? हार्डवेयर है। डी मॉनिटर है, मॉनिटर की भी बात करें तो मॉनिटर भी एक भौतिक रूप रखता है, उसका एक स्वरूप होता है, एक फिजिकल पार्ट है, तो इसे भी क्या कहेंगे? हम हार्डवेयर कहेंगे। अब बचता है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जैसे विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, iOS, ऐसे जो जितने भी एंड्रॉयड, ये सब जो लिनक्स, यूनिक्स, ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, इन्हें हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, उनके बेस पर हम बाकी सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाते हैं, पर उनको हम टच नहीं कर सकते, या उनको हम, उनका कोई फिजिकल रूप नहीं होता है, उनका कोई भौतिक रूप नहीं होता है, इसीलिए वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर पूछा गया हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, मतलब बाकी जो है हार्डवेयर क्या है, लेकिन एक नहीं है हार्डवेयर, तो कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम शार्ट में OS भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कौन से कंप्यूटर CPU के मुख्य घटक कहलाते हैं? अब नीचे जो दिया गया है उसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो CPU का मुख्य घटक है? ऑप्शंस देख लेते हैं। CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला है मेमोरी या स्टोरेज भी कहते हैं इसको। और लास्ट जो ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ एबव। तो पहले हम जान लेते हैं CPU बनता किन किन चीज़ों से है, CPU होता क्या है। CPU को अगर देखा जाए, CPU प्रोसेसर, एक तरह से आप कहेंगे CPU क्या है? प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या करता है या CPU क्या होता है? CPU एक कंप्यूटर का ब्रेन होता है जो सारे कार्य करता है। पूछा जाए आपसे कि कंप्यूटर का ब्रेन क्या है या किसे हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, तो CPU को हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। CPU ही सारी प्रोसेसिंग को करता है, इसीलिए उसे प्रोसेसर भी कहते हैं। अब उसके 3 मुख्य भाग होते हैं। 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है कंट्रोल यूनिट यानी CU। दूसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU। और तीसरा पार्ट होता है मेमोरी या स्टोरेज। तो ये तीनों जो हैं वो CPU के मुख्य भाग हैं। इन्हीं तीनों से मिलकर CPU बनता है। CPU देखने में एक ही होता है, पर उसमें 3 पार्ट होते हैं, और तीनों में पहला पार्ट CU, दूसरा ALU, तीसरा मेमोरी या स्टोरेज। तो इन तीनों को मिलाकर ही CPU बनता है, इसलिए ये तीनों क्या है? मुख्य घटक हैं CPU के। तो यहाँ आंसर कौन सा सही होगा? आंसर डी सही होगा, ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। UNIVAC का पूर्ण रूप क्या है? ये तो शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, फिर
बी है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक सीरियल कंप्यूटर, सी है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंपनी, और डी है नन, मतलब इनमें से कोई सही नहीं है। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यही यूनिवैक का फुल फॉर्म है। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल, UNI, इससे यूनिवर्सल बना, UNIV, इससे बना यूनिवर्सल, ए से ऑटोमेटिक और सी से कंप्यूटर, तो उसका फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है? यूनिवैक। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर या यूनिवैक। अगला क्वेश्चन 42, हायरार्की क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं, स्टोरेज डिवाइस, एक नेटवर्क, कंप्यूटर के मेमोरी के क्रम को दर्शाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे हायरार्की क्या होता है, मीन्स 42 नंबर क्वेश्चन में कौन सा सही है। तो यहाँ पर सही है सी, कंप्यूटर के मेमोरी को क्रम को जो दर्शाता है उसी को हम कहते हैं हायरार्की। कंप्यूटर के मेमोरी के क्रम को ही हम हायरार्की कहते हैं। तो ना यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस ये सही है, ना ये नेटवर्क है कोई, और इनमें से एक सही है तो डी वाला भी सही नहीं हो सकता। तो सही आंसर कौन सा है? सी, कंप्यूटर के मेमोरी के क्रम को दर्शाता है। हायरार्की क्या करता है? कंप्यूटर के मेमोरी के क्रम को दर्शाता है। अब अगर कोई क्वेश्चन हम बार बार दोहरा रहे हैं तो आप लोग उसके लिए उबेंगे नहीं, क्योंकि बार बार सुनी हुई चीज़ें मस्तिष्क में बैठ जाती हैं और फिर हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि बार बार चीज़ों को मैं दोहराऊँ ताकि आपको वो चीज़ें याद हो जाएं। अगला क्वेश्चन 43, CPU को के नाम से भी जाना जाता है। CPU को और किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन पहला जो है ए एग्जीक्यूट है, बी माइक्रो प्रोसेसर, सी माइक्रोचिप्स, और डी है मिनी कंप्यूटर। आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास करें क्योंकि काफ़ी सरल क्वेश्चन है। अभी इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं पहले ही कि CPU को और किस नाम से जानते हैं। तो आप लोग बताने का प्रयास करें कि इसमें ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। हमने अभी कुछ क्वेश्चन पहले आपको बताया कि CPU को हम प्रोसेसर भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे प्रोसेसिंग का कार्य करता है। तो CPU को हम प्रोसेसर भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर सही है वो है बी, माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, MICR में R का क्या मतलब है? मीन्स MICR एक शॉर्ट फॉर्म है, अगर इसका फुल फॉर्म किया जाए तो R का क्या मतलब होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं, रीडर, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्निशन या रीडिंग। तो मैक्सिमम जगह पे यहाँ पर MICR में R का मतलब रिकॉग्निशन होता है, कुछ जगहों पर रीडर भी लिखा होता है। तो पूरी तरह से हम इसमें कोई आंसर नहीं देंगे, पर हमें अगर आंसर देना हो तो हम इसमें आंसर सी देंगे, रिकॉग्निशन। वैसे रीडर भी हो सकता है, बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि रीडर मिल जाता है, रिकॉग्निशन मिल जाता है, रिकॉग्नाइज मिल जाता है। तो पूरी तरह से हम इस पर कोई ऐसा कुछ नहीं कहेंगे कि नहीं 100% यही सही है, बट ये भी इस्तेमाल होता है, वो भी इस्तेमाल होता है। तो रिकॉग्निशन को हम सही मान के चलते हैं यहाँ पे। अब फुल फॉर्म की बात करें MICR की, तो पूरा इसका जो फुल फॉर्म होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अब ये कहाँ इस्तेमाल होता है? फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नेटिक इंक से लिखा गया होता है, हमारा ATM कार्ड के पीछे जो पट्टी होती है उसमें मैग्नेटिक इंक से लिखा गया होता है, जिसे हम नॉर्मल आंखों से या नॉर्मल चीज़ों से नहीं पढ़ सकते हैं, क्यों? मैग्नेटिक इंक होती है, ब्लैक कलर की पट्टी में लिखा गया होता है, उसे हम देख भी नहीं सकते हैं। बट जो मशीन होती है वो उसे पढ़ लेती है, तो जो मशीन उसे पढ़ती है उसी को हम कहते हैं MICR या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, रिकॉग्निशन, जो भी आप कहना चाहें। तो यहाँ पर हम आंसर सी मान के चलते हैं, रिकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, सामान्य कुंजी पटल में कितने बटन पाए जाते हैं? कुंजी पटल मीन्स कीपैड, जो आप कंप्यूटर के साथ जोड़ते हो, नेसेसरी पार्ट है। कंप्यूटर के 4 नेसेसरी पार्ट होते हैं, CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। इनमें से एक क्या होता है? कीबोर्ड, उसी को हम कुंजी पटल भी कह लेते हैं हिंदी में। तो उसमें कुल मिला के सामान्य कुंजी पटल की बात की रही है, उसमें लगभग कितने बटन पाए जाते हैं? तो सामान्य की अगर बात की जाए तो वहाँ पर आपको 101 कुंजियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ पर ऑप्शंस हैं 111, 123, 134 सॉरी, और 101। तो वहाँ पर सामान्य जो कुंजी पटल होते हैं उनमें 101 मिलता है।
इसके बाद एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी होता है जिसमें कुंजियों की संख्या अधिक होती है, जिसमें मल्टीमीडिया को कंट्रोल करने की भी कुंजियाँ दी गई होती हैं, तो उनमें ज़्यादा कुंजियाँ होती हैं। अब के जो कीबोर्ड आ रहे हैं, जो मान्यता प्राप्त हैं, इस समय जो इस्तेमाल हो रहे हैं, उनमें 101 से अधिक की भी होती हैं। बट सामान्य की अगर बात की जाए तो सामान्य कुंजी पटल में जो आवश्यक कुंजियाँ हैं वो 101 होती हैं। अगला क्वेश्चन है 46, हाइब्रिड कंप्यूटर में का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाइब्रिड कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले समझ लेंगे कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम अपनी डाटा देते हैं, इनपुट करते हैं, वो उस पर प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट दे देता है। तो यही जो क्रम है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट का, ये काम कंप्यूटर करता है, या उसी को हम कंप्यूटर कहते हैं जो इस काम को प्रोसेस करता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। अब ये कितने प्रकार की होती है, अगर ये बात आती है कि कितने प्रकार की होती है तो ये 3 प्रकार की होती है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब एनालॉग और डिजिटल ये दोनों तो अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड है एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिला जुला रूप। दोनों को जब मिला देते हैं, दोनों को हाइब्रिड कर देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। मीन्स एनालॉग और डिजिटल दोनों अलग अलग प्रकार के हैं। एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो एनालॉग संकेतों का प्रयोग करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो डिजिटल संकेतों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो दोनों का प्रयोग करते हैं। मीन्स इन्हीं दोनों का मिला हुआ रूप, हाइब्रिड रूप जो होगा उसी को हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, जिसमें से हाइब्रिड जो है वो एनालॉग और डिजिटल का ही मिला जुला रूप है। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शंस में दिया गया है एनालॉग संकेतों का, डिजिटल संकेतों का। तो किसका प्रयोग करेगा? वो दोनों का करता है। तो सी है उपरोक्त दोनों का। तो यहाँ पर जो आंसर सही है वो है सी, उपरोक्त दोनों का प्रयोग करता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47। यहाँ पर पूछा गया है कंप्यूटर का कार्य नहीं है। मीन्स यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए उनमें से 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो एक कंप्यूटर का कार्य है, बट एक ऐसा ऑप्शन है जो कंप्यूटर नहीं करता है, जो कंप्यूटर का कार्य नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या है। इनपुट, अब कंप्यूटर में इनपुट होता है। आउटपुट, कंप्यूटर आउटपुट देता है। कंट्रोलिंग, कंप्यूटर कंट्रोल भी करता है। बट सी की बात करें, अंडरस्टैंडिंग, तो कंप्यूटर समझते नहीं हैं। कंप्यूटर चीज़ों को, भावनाओं को या बातों को समझते नहीं हैं। उनको हम सिग्नल देते हैं, उनको हम सिग्नल्स के अलावा इनपुट देते हैं, डाटा देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं और उन्हीं को प्रोसेस करते हैं, ना कि उन्हें समझने का काम करते हैं। अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है उसमें समझ विकसित की जा रही है, कृत्रिम समझ विकसित की जा रही है। पर जिन कंप्यूटर्स की बात हो रही है, जो हम पर्सनली यूज़ करते हैं, उनमें समझने की क्षमता नहीं होती है। तो कंप्यूटर का कार्य क्या नहीं है? वो है अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, अंडरस्टैंडिंग ये कंप्यूटर नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं 10, 8, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम मतलब कितनी संख्याओं से मिलकर कोई संख्या बनती है किसी सिस्टम में, उसी को हम नंबर सिस्टम समझते हैं। अब नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम तो एक नंबर सिस्टम है ही, लेकिन स्टार्टिंग से शुरू करें तो बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं, 2, 8, 10 और 16। बाइनरी 2, डेसिमल 10, ऑक्टल 8 और हेक्साडेसिमल जो होता है वो 16 अंकों पर बेस्ड होता है। अब यहाँ पर बात करें बाइनरी की तो उसमें 0 और 1 2 ही संख्याएं होती हैं। ऑक्टल की बात करें तो 0 to 7 8 संख्याएं होती हैं ऑक्टल में। डेसिमल की बात करें तो 0 to 9 जो कि हम नॉर्मली संख्याओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, डेली लाइफ में हम जिन संख्या पद्धति का इस्तेमाल करते हैं उसे हम डेसिमल कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती हैं। अगला जो आता होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में 0 to 9 एंड A to F, ABCDEF ये 6 और 0 to 9 ये मिला के 16 संख्याएँ बनती हैं जो हेक्साडेसिमल में इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का रेडिक्स कहें, बेस कहें, आधार कहें, जो भी कहें, सब एक ही चीज़ें हैं। अब रेडिक्स पूछा जाएगा, बेस पूछा जाएगा या आधार पूछा जाएगा। तीनों अगर कहते हैं तो डेसिमल का 10 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, बाइनरी का 2 होता है और हेक्साडेसिमल का 16 होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है डेसिमल
मतलब उसका बेस क्या है 10, हेक्साडेसिमल का बेस 16, डेसिमल का बेस 10, ऑक्टल का 8 और बाइनरी का 2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 49, निम्नलिखित स्टोरेज डिवाइस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं लेकर जा सकते। मीन्स इसमें जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं, पेन ड्राइव, सीडी, हार्ड डिस्क या डीवीडी, ये सभी के सभी क्या हैं, स्टोरेज डिवाइस हैं। स्टोरेज मीन्स जिसमें हम डाटा का संग्रह करते हैं, उन्हें हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, स्टोरेज डिवाइस हैं जिनको हम डाटा को स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पर सबसे मतलब यहाँ पे पूछा गया कि जो आसान नहीं है, जिनको ले जाना आसान नहीं है, ऐसा कौन सा है। तो पेन ड्राइव बहुत छोटी सी होती है, एक मेमोरी कार्ड से थोड़ी सी बड़ी होती है, इसको आराम से हम लेके जा सकते हैं। दूसरा होता है सीडी, इसको भी ले जा सकते हैं हम कहीं पर भी, ये भी एक डिस्क की तरह होती है, छोटी सी होती है। अगला है डीवीडी, ये भी सीडी के ही आकार की होती है, इसे भी हम कहीं पर आसानी से ले जा सकते हैं क्योंकि ये सभी के सभी कंप्यूटर में लगाए जा सकते हैं पर बाहर से लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क एक इंटरनल मेमोरी है, उसे अंदर लगाया गया होता है। अगर हमको हार्ड डिस्क को लेके जाना है कहीं पे तो हमें कंप्यूटर खोलना पड़ेगा, हार्ड डिस्क को निकालना पड़ेगा, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। वो कंप्यूटर बंद पड़ जाएगा, जिस कंप्यूटर से हम हार्ड डिस्क को निकालेंगे वो कंप्यूटर बंद पड़ जाएगा। तो एक तरह से कहा जाए कि हार्ड डिस्क जो है इसे ले जाना आसान नहीं है। अब यहीं पर एक ऑप्शन और आप समझ लेंगे, हार्ड डिस्क को भी अब दो रूपों में इस्तेमाल किया जा रहा है। एक होता है इंटरनल हार्ड डिस्क, एक होती है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। अगर इंटरनल की बात कर रहे हैं तो उसे ले जाना आसान नहीं है, पर अगर एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं हार्ड डिस्क की तो वो भी कंप्यूटर में बाहर से ही लगाया जाता है, इसलिए उसको भी ले जाना कहीं पर आसान है। मतलब डाटा को ट्रांसफ़र करना, डाटा को ले जाना हार्ड डिस्क में भी अब आसान हो सकता है अगर वो एक्सटर्नल हो तो, बाहरी हो तो। बाकी सभी के सभी क्या हैं, बाहरी हैं। डीवीडी भी बाहर से लगाया जाता है, सीडी भी बाहर से लगाया जाता है, पेन ड्राइव भी बाहर से लगाया और निकाला जाता है, इसलिए इन तीनों को ले जाना आसान है। हार्ड डिस्क अंदर लगी होती है, कैबिनेट खोलना पड़ेगा, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, कंप्यूटर बंद पड़ जाएगा, इसलिए हार्ड डिस्क को ले जाना आसान नहीं है। अब बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की आज की, जो है 50 क्वेश्चन, 15th मीन्स 50वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट से संबंधित नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लिंक, प्रिंटर, ब्राउज़र, सर्च इंजन। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंटरनेट से संबंधित नहीं है, डायरेक्टली संबंधित नहीं है। वैसे तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इंटरनेट से संबंधित ही नहीं है, यूज वहाँ हो सकता है, बट ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंटरनेट के लिए ही है और ऐसी कौन सी चीज़ है इसमें जो कि इंटरनेट के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल नहीं होती है या इंटरनेट से संबंधित नहीं है। तो बात करते हैं लिंक्स की। लिंक्स इंटरनेट पे ही बेस्ड हैं क्योंकि लिंक जो होते हैं वो हमें किसी भी वेबसाइट पे पहुंचाने का काम करते हैं। हम लिंक ही भेजकर किसी भी पेज पे, वेबसाइट के किसी भी पेज पे पहुंच सकते हैं। अगला होता है ब्राउज़र। किसी भी वेबसाइट को खोलने के लिए, किसी भी नेट को कनेक्ट करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए हमें ब्राउज़र की आवश्यकता होती ही है। तो ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जो कि नेट कनेक्टिविटी में हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अगला है सर्च इंजन। सर्च इंजन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि गूगल हो गया, याहू हो गया, ये सभी के सभी क्या है, सर्च इंजन है। अब ये हमको सर्च करने के लिए फैसिलिटी देते हैं, तो बिना इनके हम कोई चीज़ सर्च नहीं कर सकते हैं, तो सर्च इंजन भी इंपॉर्टेंट है। अगला होता है प्रिंटर। प्रिंटर इंटरनेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जब तक हमें कोई चीज़ प्रिंट ना करनी हो, या कहा जाए तो इंटरनेट से संबंधित बात की जाए तो लिंक, ब्राउज़र और सर्च इंजन, ये तीनों इंटरनेट से डायरेक्टली संबंधित हैं, पर प्रिंटर इंटरनेट से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वो पूछा गया है संबंधित नहीं है, तो संबंधित नहीं कौन सा है, वो है सी। प्रिंटर जो है वो डायरेक्टली इंटरनेट से संबंधित नहीं है। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो इसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है, या आपके पास कोई सुझाव या इस वीडियो से रिलेटेड कोई बात आपको बतानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसी और भी वीडियोज़ पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।